अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फर्रुख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, आज बहुत ही एक स्पेशल शो लेके आपके सामने हाजिर हैं। आज हमारा शो है साइलेंट गाइज के साथ। आपने लास्ट पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग देखी, इसमें आपने देखा कि हमारी जो नेवी है उसने गार्ड किया पाकिस्तान को, लेकिन नेवी पे अटैक नहीं हुआ, कराची पोर्ट पे या हमारी और किसी पोर्ट पे अटैक नहीं हुआ। अब क्वेश्चन ये बहुत बड़ा है कि जब इंडिया इस हद तक जंग करने पे तुला हुआ था और बार बार धमकियां दे रहा था, लेकिन इस साइड पे वो नहीं आ सका। इस साइड पे ना आने की क्या वजह थी? अब इसकी मुख्तलिफ रीजन हो सकती हैं। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनसे मैं इनके बारे में पूछूंगा। साथ हम ये भी पूछेंगे कि नेवी बेसिकली आखिर पाकिस्तान में किस बला का नाम है, हमने जो नेवी रखी हुई है वो कितनी ताकतवर है। ये जो दुनिया बातें करती है हमारी नेवी के बारे में कि हमारी नेवी बहुत ही प्रोफेशनल है, इस चीज में किस हद तक सदाकत है, हमारी स्ट्रेंथ कितनी है, हमारी ताकत कितनी है, और अगर कल को खुदा ना खास्ता अगर ये वाला हमारी साइड या बॉर्डर खुलता है, पानी से अगर कुछ ओपन होता है, तो हमारी नेवी की क्या कैपेसिटी है और हम कितने दिनों में धूल चटा सकते हैं। इनफैक्ट पानी में धूल तो नहीं चटाई जाएगी, पानी में डुबोया जाएगा, लेकिन हमारी नेवी के बारे में आज कंप्लीट ये डिटेल शो होगा। बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत मजा आने वाला है। आज बहुत सी चीजें इंफॉर्मेटिव होंगी, बहुत कुछ मेरे लिए और आपके लिए जानने के लिए है कि हमारी की नेवी की स्ट्रेंथ, हमारी नेवी की आखिर हैं क्या। तो हमारे साथ मौजूद हैं रेयर एडमिरल फैसल शाह साहब। फैसल शाह साहब बहुत ही एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं नेवी के, और कुछ डिटेल्स मैं उनसे भी पूछूंगा कि अपने बारे में वो बताएं कि उन्होंने कहां कहां सर्व किया, क्या उनकी स्पेशलिटी थी, और अब बाकी हमारी नेवी की कुछ खसूसियात बताएं। तो सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत वेलकम करते हैं, बहुत थैंक यू। शुक्रिया हमारे बहुत शो में शुक्रिया। आपका। सर, स्ट्रेट क्वेश्चन पे आते हुए सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा सर कि आप मैरीन ब्रांच में, ठीक है, जो मतलब नेवल की इन्फेंट्री कहा जाता है, जब मैं आपसे पूछ रहा था तो मुझे भी तभी ये चीज़ें पता चली कि ये तमाम चीज़ें। तो ये जो आपका काम क्या होता है बेसिकली, सबसे पहले तो ये अपना बताइएगा कि आपने कहाँ कहाँ सर्व किया, ठीक है, और ये आपकी जो ब्रांच है ये क्या करती है। थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। ये जो मरीन्स हैं, इन्होंने बेसिकली नेवी में फोर्थ डायमेंशन का इजाफा किया। नेवी इनसे पहले, मरीन्स से पहले नेवी सरफेस सब सरफेस नेवी होती थी, यानी सबमरीन फोर्स, शिप्स होते थे, एविएशन होती थी। मरीन्स के आने से एक और डायमेंशन का इजाफा हुआ, और ये डायमेंशन है नेवल इन्फेंट्री की डायमेंशन। अच्छा। जो मरीन्स हैं, इनका काम है कोस्टल डिफेंस का। अब ठीक है। कोस्ट पे क्या क्या काम ये करते हैं? ये जो हमारा साउथ ईस्ट का इलाका है, जिसको हम क्रीक्स एरिया कहते हैं, जहाँ हम्म सिर क्रीक का भी इलाका है, जो कि डिस्प्यूटेड एरिया है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। तो पाकिस्तान की तरफ से जो क्रीक्स एरिया है, उसको ये मरीन्स गार्ड करते हैं, और ये क्रीक्स ऑपरेशंस करते हैं, जो कि एक बड़े नायाब ऑपरेशंस है। हम्म ना आर्मी उन ऑपरेशंस को करती है, ना नेवी उनको करती है। ये मरीन्स का खासा है कि वो उन ऑपरेशंस को ठीक है। परफॉर्म करते हैं। ये बड़ी एक यूनिक इसमें स्पेशलाइजेशन है। कमांडोज वगैरह भी होते हैं हमारे, और जी, बाकी उसमें जवान। कमांडोज अलग हैं। जो अच्छा। स्पेशल सर्विस ग्रुप नेवी है वो अलग है, लेकिन वो मरीन्स की सपोर्ट में काम करते हैं। ओके। मरीन्स जो होते हैं वो लीड करते हैं इस क्रीक्स एरिया में, और फिर वो इनकी सपोर्ट में काम करते हैं। ठीक है। उसके अलावा जितना भी नेवी का सिक्योरिटी है, हम्म वो पानी की सिक्योरिटी है, यानी पोर्ट्स एंड हार्बर्स वगैरह में जो सिक्योरिटी है, या जो लैंड पे सिक्योरिटी है, नेवी की जितनी भी इंस्टॉलेशंस हैं, हम्म उन सब की सिक्योरिटी यहाँ इस्लामाबाद तक ये मरीन्स करते हैं। ये ठीक है। इनकी जिम्मेदारी, ये स्पेशलिस्ट हैं सिक्योरिटी में। हम्म और उसको कहते हैं फोर्स प्रोटेक्शन ऑपरेशंस। ओके। और तीसरा इनका काम है कि नेवी का ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस, हम्म यानी नेवी की जितनी भी इंस्टॉलेशंस हैं अलोंग द कोस्ट, हम्म उनका एयर डिफेंस मरीन्स करते हैं। ठीक तो है। ये तीन स्पेशलाइजेशंस हैं मरीन्स की, वो ये काम करते हैं। तो इस वजह से जो मेरा भी ज़्यादातर वक्त गुजरा है, वो तमाम कंप्लीट कोस्ट पे गुजरा है। ओके। यानी सिर क्रीक से लेके जीवनी तक जो ठीक है। हमारी कोस्ट है, इस सब पे मैंने 12 दफ़ा हम्म सर्व किया है, कमांड किया है। हम्म। और जो तजुर्बा है मेरा, वो ज़्यादातर इस तरफ का है। ठीक है। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जब हम नेवी की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो नेवी काम कैसे करती है, थोड़ा सा ये बताइएगा। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, किस तरह से अटैक होता है, किस तरह से डिफेंस किया जाता है, और जब आपका दुश्मन अगर साइज में आपसे बड़ा आपको नजर आ रहा हो, तो उस वक्त आपके ऑप्टिक्स क्या होते हैं। देखिए, नेवी का सबसे बड़ा एक जो डिस्टिंक्शन है आर्मी और एयरफोर्स से, वो ये है कि नेवी एक बहुत ही टेक्नोलॉजी इंटेंसिव फोर्स है। ओके। और नेवीज़ का जो तकाबली जायज़ा है, वो कभी भी आप नंबर्स पे नहीं करते, स्ट्रेंथ पे नहीं करते, आप हमेशा उनकी कैपेबिलिटी पे करते हैं। बिल्कुल सर।
कि उनकी काबिलियत क्या है, सलाहियत क्या है। और ये जो काबिलियत और सलाहियत होती है, ये बेसिकली जो नेवी का कोर ऑब्जेक्टिव होता है, जो उसने काम करना है, जो उससे एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके हिसाब से काबिलियत और सलाहियत होती है। अब पाकिस्तान नेवी की क्या कोर ऑब्जेक्टिव है? दो हैं। एक तो ये कि आपने अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का डिफेंस करना है, और दूसरा आपकी 90% से ज़्यादा ट्रेड है जो कि सी से आती है। ठीक 100% तेल आपका सी से आता है। आपका मुल्क, ये जो सी बॉन्ड ट्रेड है हमारी, इससे चल रहा है। है। तो इसको हर सूरत में हमने जारी और सारी रखना है। वो ज़माना अमन हो या ज़माना जंग हो, ये हमारा कोर ऑब्जेक्टिव है। अगर ये रुक गई, खुदा न खास्ता, तो हमारे मुल्क में बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाएंगे, आम आदमी को वो चीज़ें फील होना शुरू हो जाएंगी। तो ये कोर ऑब्जेक्टिव है नेवी के। अब नेवी ने इसके लिए अपनी तैयारी की हुई है। सबमरीन फोर्स है नेवी के पास, सरफेस शिप्स हैं जो कि सतह समंदर के ऊपर चलते हैं, एविएशन है जिसमें हवाई जहाज़ हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, और फिर ये मरीन्स और स्पेशल सर्विस ग्रुप नेवी है जो कि कोस्टल डिफेंस में डिप्लॉयड रहते हैं। अच्छा, ये जो स्पेशल सर्विस ग्रुप नेवी है, ये सी में भी जाके ऑपरेशंस करते हैं हमारे सरफेस शिप्स के साथ। ठीक है। तो एक बहुत ही आपसे कसीरुल जहती किस्म की फौज होती है नेवी। बहुत सारे कंपोनेंट्स। बहुत सारे कंपोनेंट्स और बहुत सारे ऑपरेशंस ये करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के, ज़ेर समंदर, सतह समंदर में, हवा में, कोस्ट पे, फिर आपके एनिमी वॉरशिप्स को टारगेट करना, एनिमी की पोर्ट्स हार्बर्स को, उनके नेवल बेसिस को टारगेट करना, उनकी शिपिंग को टारगेट करना। मतलब ये बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं नेवी के पास जो वो एक्सरसाइज कर सकती है। अच्छा, मैं ये बताइएगा सर मुझे कि एक कंपोनेंट एयरफोर्स भी है, ठीक है, तो नेवी और एयरफोर्स कंबाइन होके इकट्ठा प्लान करते हैं जब भी अटैक या कोई डिफेंस हो रहा होता है? बिल्कुल। हमारे यहाँ, क्योंकि हमारी नेवी में फाइटर जेट्स नहीं हैं, तो हमारी जो एयरफोर्स है उसने डेडिकेटेड स्क्वाड्रंस रखे हुए हैं नेवी के लिए। तो नेवी को जब ज़रूरत पड़ती है, एयरफोर्स अपने वो स्क्वाड्रंस देती है, और नेवी के साथ मिलके हम वो परफॉर्म करती है जो भी ऑपरेशन होता है। बिल्कुल सही है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा थोड़ा सा कि हमारे जो वॉरशिप्स हैं, स्पेसिफिकली मैं सिर्फ शिप्स की बात कर रहा हूँ, वो किस हद तक स्ट्रांग हैं, टेक्नोलॉजिकली कितने एडवांस हैं? अगर कोई दुश्मन आता है तो हम किस हद तक और मतलब किस कैपेसिटी का जवाब उसे दे सकते हैं? अगर आपने थोड़ा सा मुशाहिदा किया हो नेवी के बारे में, तो आपने पिछले कोई 3-4 सालों में देखा होगा कि हर साल हमारे पास नए शिप्स आए हैं। हमने रोमानिया से, तुर्की से, चाइना से, इन तीनों मुल्कों से नए शिप्स लिए। तो इस वक्त जो पाकिस्तान नेवी का फ्लीट है वो ब्रांड न्यू शिप्स के साथ है। ओके, माशाल्लाह। और उन पे जाहिर बात है कि जो वेपन्स और इक्विपमेंट लगा हुआ है वो भी सारा ब्रांड न्यू है, वो भी सारा एडवांस्ड है, मोस्ट एडवांस है। तो इस वक्त पाकिस्तान नेवी, मेरा ख्याल है कि अपनी तमाम तर ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मॉडर्न और एडवांस नेवी है इस वक्त हमारे पास जो है, ठीक है। और सर अगर ये, जैसे हम इसके साथ अब सबमरीन्स की अगर बात करते हैं, कि अब मैं नंबर आपसे डेफिनेटली नहीं पूछना चाहूँगा, बहुत सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, मेरी कोशिश होगी कि उसे अवॉइड किया जाए, लेकिन फिर भी एक तो मुझे ये बताइएगा कि क्या पाकिस्तान अपनी सबमरीन्स क्या खुद भी बना रहा है, और दूसरा कि जो सबमरीन्स हमारे पास मौजूद हैं उन्हें हम कितना ताकतवर कह सकते हैं? देखिए, जो सबमरीन्स हमारे पास मौजूद है ना, उनकी ताकत का अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि जो सबमरीन होती है वो 1 हो या 10 हो, उसका थ्रेट बराबर होता है। ठीक है। अगर आपके दुश्मन को ये पता है कि एक सबमरीन यहाँ पानी में मौजूद है, तो जब तक वो उसको ढूंढ नहीं लेगा वो चैन से नहीं बैठेगा। ठीक है। आप देखिए कि 1965 में हमारे पास एक सबमरीन थी, गाजी, ठीक। और उसने इंडिया के सारे फ्लीट को हार्बर के अंदर बंद रखा पूरी वॉर में। वो उसके डर से बाहर नहीं निकल सके। ठीक है। तो सबमरीन्स का थ्रेट बहुत ज़्यादा होता है। कोवर्ट प्लेटफॉर्म होते हैं, पानी के नीचे होते हैं, जब तक उनको ढूंढ ना लिया जाए जब तक उनका ख़तरा मौजूद रहता है। ठीक है। तो सबमरीन्स के नंबर से फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी क्या कैपेबिलिटी है और वो कहाँ पे आपने किस तरह से डिप्लॉय किए हुए हैं, उससे फ़र्क पड़ता है। ठीक है। ठीक है। और हम खुद अपनी बना रहे हैं कुछ सबमरीन्स? देखिए, हमने तो पहले भी सबमरीन हमारे पास ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हुई थी और हमने बनाई थी, और अभी भी हम चाइना से 8 सबमरीन्स ले रहे हैं। तो 4 चाइना में बननी है और 4 पाकिस्तान में बननी है। ये भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत ही है कि 4 पाकिस्तान जो बनाएगा वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगी तो यहाँ पे बनेंगी, और बहुत जल्दी इंडक्ट हो जाएंगी जी हमारी बिल्कुल। नेवी में? ये इंशाल्लाह इस साल के आखिर से आना शुरू हो जाएंगी।
ठीक है सर, मुझे ये बताइए कि जो एक सबमरीन होती है इसकी क्या पावर होती है, ये यूटिलाइज किस तरह से होती है? जैसे आपने बताया कि एक सबमरीन ने पूरे उनके डॉकयार्ड को बंद रखा, वो लोग बाहर नहीं आ पाए, हमारी एक सबमरीन ने इतना कुछ कर दिया। तो एक सबमरीन कितना अरसा पानी में रहती है? जो उसके जो क्रू होता है ये कौन लोग होते हैं, क्या इनकी ट्रेनिंग होती है? और जब ये अटैक करते हैं तो जैसे आपने बताया कि निकल ही नहीं पा रहे बाहर, तो इसकी क्या जो कहते हैं ना, वो हम टारपीडो का, जैसे मैंने एक नाम सुना हुआ है, एक बॉम्ब है, आपको तो बहुत ज्यादा पता होगा। इसके अलावा क्या क्या कैपेसिटी होती है इनके पास कि ये पूरा एक ब्लॉकेज कर सकते हैं? देखिए, सबमरीन एक ऑफेंसिव प्लेटफॉर्म होता है ठीक है। और कोवर्ट प्लेटफॉर्म होता है, यानी छुपने वाला प्लेटफॉर्म होता है। तो ये पानी के नीचे चला जाता है। अच्छा, पानी के नीचे इसको कई जगह पे बड़े एडवांटेज हासिल होते हैं। ठीक है। अब वो अगर हम साइंस में उसकी जाएंगे तो शायद समझ ना आए आपको, लेकिन पानी के नीचे लेयर्स होती हैं डिफरेंट टेम्परेचर की और सैलिनिटी की। वो जो लेयर्स होती हैं वो सबमरीन को छुपने में मदद देती हैं, तो ठीक है। सबमरीन उनके नीचे छुप सकती है। तो देखिए, जहाज जो है वो सबमरीन को कैसे ढूंढता है? वो अपने सोनार से ढूंढता है। सोनार क्या होता है? एक साउंड की बीप वो भेजता है, और वो साउंड की बीप जब वापस आके सोनार पे रिसीव होती है तो पता चलता है कि सबमरीन कहाँ पर है। साउंड इसलिए भेजता है कि पानी में साउंड ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इतना तेज़ी से तय नहीं करती, वो एब्जॉर्ब हो ठीक है। जाती हैं। तो सबमरीन जब लेयर के नीचे कहीं छुप जाती है तो वो जो जहाज़ का साउंड वेव है वो बगैर उसको टच किए वापस आ जाता है, जिससे सबमरीन का पता नहीं चलता। तो सबमरीन को ये एडवांटेज हासिल है ठीक है। जहाज़ के डिटेक्शन against। मुश्किल है जी, इसकी। इसकी डिटेक्शन मुश्किल है। फिर ये ऑफेंसिव प्लेटफॉर्म है तो ये अक्सर बहुत आगे गई हुई होती है, जहाँ से ये दुश्मन की हरकत व सकनात को भी देखती रहती है और उस पर अटैक भी कर सकती है बड़े आराम से। ठीक है। ठीक। सबमरीन का एक डिसएडवांटेज ये है कि उसके पास एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट कोई डिफेंस नहीं होता। ओके। तो आप देखें कि पिछले 7 सालों में हमने 4 दफ़ा इंडियन सबमरीन्स को पकड़ा हम्म। और हमारे एयरक्राफ्ट ने पकड़ा, ठीक है। जो उसको मार सकता था बड़े आराम से, हम्म। और उसके पास कोई डिफेंस नहीं था, लेकिन फिर भी हमने उसको वापस भेज दिया ठीक है। इंडियंस के पास। ये कब की बात है, ये कब हुआ है ये देखें, ये तो पुलवामा के फ़ौरन बाद हुआ था। ये कहाँ पे डिटेक्ट हुई है? ये इसके कराची के साउथ में हमारी कोस्ट के साउथ में डिटेक्ट हुई थी, और ये उनकी बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट सबमरीन थी जिस पे वो बड़ा नाज करते हैं। और वो डिटेक्ट हुई और हमारे एयरक्राफ्ट ने डिटेक्ट की, उसको ट्रैक करते रहे और फिर उसको जाने पे मजबूर किया। वो भाग रही थी, उसकी वीडियो भी आपने देखी होगी, टीवी पे चली ठीक है। थी। अच्छा, इन्हें खुद पता चल जाता है हम डिटेक्ट हो रहे हैं, या जी, इनसे कांटेक्ट करके बताया जाता है कि भाई आप ट्रेस हो चुके हैं? नहीं, उनको पता भी चल जाता है कि हम लॉक हुए हुए हैं। लॉक हुए हुए हैं। ठीक है। तो ये तो एक ऑफेंस नहीं है? ऑफेंस नहीं से माना जाएगा कि आप किसी के वाटर्स में इतना करीब आ गए या अंदर आ गए, तो उसके बाद उनके पास अगर फॉर एग्जांपल उन्हें तबाह भी कर दिया जाए, तो उनके पास इस चीज की तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है ना कि भाई आप करने क्या गए थे, आप दुश्मन के एरिया में गए हैं तो वो आपको मारेगा। ठीक है, तो हमने छोड़ क्यों दिया? देखिए, इसलिए कि जो हमारा अपना पानी है ना वो 12 नॉटिकल माइल तक है। ठीक है। ठीक है, तो 12 नॉटिकल माइल के बाहर इंटरनेशनल वाटर्स हैं जो कि जिसमें वो आ सकते हैं। तो वो तकरीबन कोई, अगर मुझे सही तरह से याद है तो शायद कोई 40 या 45 नॉटिकल माइल पे थे। ठीक है। तो वो इंटरनेशनल वाटर कंसिडर होता है, लेकिन उस वक्त हमारी हॉस्टिलिटीज़ उनके साथ चल रही थी चल रही थी। पुलवामा के बाद। हम्म। लेकिन हमने फिर भी उसको जाने दिया ठीक है। कि ठीक है, हम ये फ्रंट नहीं खोलना चाहते, तो आप इसको वापस ले जाएं। जब सर इस तरह की सिचुएशन होती है तो उनके नेवल हेडक्वार्टर से कांटेक्ट होता है हमारी नेवी का, या उन्हें बताया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है कि आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं और हमने डिटेक्ट किया, दोबारा होगा तो हम ये करेंगे? डायरेक्ट तो जाहिर बात है कि नहीं उनसे बातचीत होती है हमारी, लेकिन जब उसको पकड़ लिया और हमने मीडिया में चला दिया तो उनको पता चल जाता है कि हमारी सबमरीन पकड़ी गई है अच्छा। और पाकिस्तानी उन्हें छोड़ दिए। और ये बड़े बड़े वैसे बड़ी इंसल्ट वाली बात है। जी, बहुत इंसल्ट वाली बात है। आपने दुनिया में कितने कोई वाकयात ऐसे सुने हैं कि किसी मुल्क ने दूसरे मुल्क की सबमरीन पकड़ के और उसको छोड़ ठीक है। दिया। और ये माशाल्लाह हमारी अपनी वो टेक्नोलॉजी है, ये हमारी कैपेबिलिटी है कि इनका कोई भी कुछ करीब हमारे आने लगता है तो हम फौरी उसे डिटेक्ट कर लेते हैं बहुत जी, आराम से। बिल्कुल। देखिए, टेक्नोलॉजी जो है ना वो मेन प्लेयर नहीं होता, हम्म। उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने वाला मेन प्लेयर होता है। वो कहते हैं ना, इट्स नॉट द गन बट द मैन बिहाइंड द गन। एग्जैक्टली। तो आप अपनी टेक्नोलॉजी को कितना अच्छा यूज़ कर सकते हैं, वो एक्चुअली आपका कमाल है। ठीक मैं है। आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, शायद नाजरीन को ये चीज़ समझ आए। एक मशीन गन होती है हमारे पास
MG1A3 उसका नाम है और 7.62 मिलीमीटर उसका कैलिबर है। उस मशीन गन में एक बेल्ट लगी होती है गोलियों की, और वो मशीन गन से बर्स्ट फायर करती है। ठीक है। ठीक है, लेकिन मैंने ऐसे लोगों को देखा है अपने मरीन्स में कि वो उस बर्स्ट वाली मशीन से सिंगल फायर करते थे। अच्छा। तो ये होती है सलाहियत कि आप अपने इक्विपमेंट को उसकी इक्विपमेंट की काबिलियत से ज़्यादा यूज़ कर सकें, ज्यादा यूज उसकी सलाहियत से ज़्यादा यूज़ कर और सकें। ये इस जो मार्का हुआ है अभी पाकिस्तान का मार्का, किसमें हमने ये करके भी दिखाया है। इसमें हमने यही करके दिखाया है कि हमारे पास जो भी कुछ था हमने उसको बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूज़ किया है, ठीक है। ऑप्टिमम तरीके से, मोस्ट ऑप्टिमम तरीके से। ठीक है। ठीक है सर, अब मुझे ये सिचुएशन मैं आपको लेके जाता हूँ कि जब ये 4 दिन का ये तमाम शरारत जो इंडिया ने की, उसके बाद हमने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग उन्हें जवाब दिया, और उनका एक वो बहरी बेड़ा है जिन्हें वो अपना प्राइड समझते हैं, आजकल वो उसकी वो समंदर में स्क्रीचे मरवा रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं, उसकी तस्वीरें देते हैं। तो कभी कहते थे जी कि 400 नॉटिकल माइल्स पे लाके हमने खड़ा कर दिया है, कभी क्या धमकी कभी क्या धमकी, लेकिन आए नहीं, हमला नहीं किया, क्या वजह थी। देखिए, एक तो ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर का हवा है ना, ये थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है कि जो इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर है और जो अमेरिकन या फ्रेंच या ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनमें क्या फ़र्क है। एयरक्राफ्ट कैरियर की असल वैल्यू होती है जो उसके ऊपर एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी। एयरक्राफ्ट कैरियर का काम ये होता है कि वो उन एयरक्राफ्ट को एक डिफरेंट जगह पे ले जाता है सी में, और एक नया फ्रंट वहाँ से खोलता है। ठीक है। वो एयरक्राफ्ट वहाँ से टेक ऑफ करते हैं और एक इलाके में एयर सुपीरियॉरिटी इस्टेब्लिश करते हैं, यानी उस इलाके में उनके दुश्मन की एयरफोर्स नहीं आ सकती। ठीक है। और फिर उस एयर सुपीरियॉरिटी के इलाके में नीचे उनकी नेवी या उनकी आर्मी काम करती है ठीक है। सुकून से, कि उसको ये पता होता है कि ऊपर हमारी एयरफोर्स है और दुश्मन की एयरफोर्स नहीं आ सकती। ठीक है। अब उसके लिए खातिर ख्वाह एयरक्राफ्ट चाहिए होते हैं, और जो एयरक्राफ्ट चाहिए होते हैं वो भी स्टेट ऑफ द आर्ट और अच्छे एयरक्राफ्ट होने चाहिए। इनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उस पर 10 से 12 एयरक्राफ्ट हैं, मिग 29 के और SU-30 हैं। ठीक ये है। दोनों वो एयरक्राफ्ट हैं जिनको एयरफोर्स गिरा गिरा कर प्रैक्टिस कर चुकी है। और 10 से 12 एयरक्राफ्ट वो काम नहीं कर सकते जो एयरक्राफ्ट कैरियर का अरे काम सर, होता है। मैं थोड़ी सी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये प्रैक्टिस दोनों ने की है। पाकिस्तान ने तो बम मार के गिराए हैं ना, अदरवाइज ये शौकिया खुद भी गिराते रहते हाँ, इनके एयरक्राफ्ट कैरियर, एयरक्राफ्ट तो कहते हैं ना, वो उड़ते कम है गिरते ज़्यादा हैं, गिरते थे फ्लाइंग कॉफिन्स। हैं। फ्लाइंग कॉफिन्स हैं। जो अमेरिकन या ब्रिटिश या फ्रेंच एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनके ऊपर कोई 50 से लेके 65 तक जहाज़ होते हैं, अच्छा। तो वो ये काम कर सकते हैं। ठीक है। इसलिए उनके एयरक्राफ्ट कैरियर पोटेंट हैं, डेंजरस और हैं। उनका डिफेंस भी बड़ा स्ट्रांग है अपना करियर का। अपने कैरियर का भी। हाँ। अब ये भी अपने कैरियर का डिफेंस तो स्ट्रांग रखते हैं, लेकिन वो कैरियर खुद अपना काम नहीं कर सकता, तो उसको फिर ये छुपाते फिरते हैं, क्योंकि कैरियर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म होता है कि वो उसके खुद हिट होने के बड़े चांसेस होते हैं। तो अब ये जो 6 और 7 की रात इन्होंने किया या 10 को हमने किया, उस दोनों दिन ये अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को अपनी कोस्ट के पास ले गए और उसको मेन लैंड से एयर कवर दिया इन्होंने, अच्छा। ताकि पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी उसको अटैक ना कर सकें। ओके। वैसे वो 400 से 500 मील यानी तकरीबन 700 से 900 किलोमीटर पाकिस्तान से दूर फिरता रहा। रखा क्यों हुआ इन्होंने। रखा हुआ इसलिए है कि ये एक स्टेटस सिंबल है, अच्छा। और इंडिया के जो अज़ाइम हैं, जो उनके एम्बिशंस हैं, वो बड़े डिफरेंट हैं। वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहते हैं इंडियन ओशन में, यानी इंडियन ओशन में जो कुछ हो रहा है उसकी रखवाली करने के लिए इंडियन नेवी अपने आप को तैयार कर रही है। ठीक ब्लू वाटर नेवी बनना चाहते हैं कि दुनिया में कहीं भी जाएं हम डिप्लॉयमेंट कर सकें, हम ऑपरेशंस कर सकें, तो हमारे पास ये सारा वेयर विदॉल होना चाहिए। लेकिन उनको ये नहीं पता कि इट इज़ नॉट ओनली द इक्विपमेंट, इट इज़ द मैन बिहाइंड द इक्विपमेंट जिसने इस सारे इक्विपमेंट को अच्छी तरह से यूज़ करना है। मतलब अगर आप इंडियन नेवी की हिस्ट्री उठा के देखें और रिसेंट पास की देखें, तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो शायद आपको दुनिया में बाकी नेवीज़ में ना नजर आए। ठीक। सबमरीन हार्बर में खड़ी हुई है, खड़े खड़े डूब गई। अच्छा। एक जहाज़ है वो ड्राई डॉक में गया हुआ है। ड्राई डॉक ये होता है कि आप एक जहाज़ को डॉकिंग एरिया में ले जाते हैं और पानी निकाल देते हैं सारा, ताकि उसका जो नीचे का हल है, जो नीचे का हिस्सा है, उसको आप ठीक कर सकें, पेंट कर सकें, साफ कर सकें। सही। उसमें वो खड़ा हुआ है और वो गिर गया एक साइड पे। अच्छा।
तो ये बड़े बड़े नुकसानात हैं, बड़े बड़े ये ब्लंडर्स हैं जो कि आपको शायद बाकी नेवियों में नहीं मिलेंगे। पाकिस्तान नेवी की हिस्ट्री आप उठा के देख लीजिए तो अल्लाह का शुक्र है आपको कोई इस किस्म का ब्लंडर नहीं मिलता, कोई ऐसा इवेंट नहीं मिलता। दिस इज़ प्रोफेशनलिज्म। सर ये क्या है, ये एयरक्राफ्ट कैरियर रखना जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, जो जहाज़ आपके पास हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पाकिस्तान एयरफोर्स से पिट जाते हैं, इसका मतलब है कि एयर डिफेंस तो आपने वैसे ही ख़त्म कर लिया। पाकिस्तान एयरफोर्स अगर अटैक कर देती है जाके इंडियन नेवी पे तो इंडियन नेवी फारिग हो जाएगी, ये नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये बॉलीवुड मेंटेलिटी है सिर्फ कि अभी तक उन्हें ये लगता है कि हमने पैर मारा है और आगे दुश्मन जलजला नहीं आया, वो गिरा नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं इनकी, या ये को प्रोफेशनल किसी ज़माने में थे और अब ख़राब हो गए? देखिए अब इनके क्योंकि अज़ाइम बढ़ गए हैं और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स ऐसे सेट करती है गवर्नमेंट कि इनको खुल के सामने आना पड़ता है। पहले इस तरह का नहीं था। पहले ये ढके छुपे रहते थे, इन्वेंट्री अपनी बहुत बड़ी कर ली, फौज बड़ी कर ली, एक्सरसाइजेज में पार्टिसिपेट कर लिया, तो दुनिया जो थी वो शायद इस मुगालते में थी कि ये इनमें अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये चाइना के अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं। ठीक है, अब इन्होंने इसी बेसिकली खुमार में पाकिस्तान पे अटैक किया कि हम पाकिस्तान को मज़ा चखाएंगे, क्योंकि हम तो असल में चाइना के ख़िलाफ़ तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा सब कुछ तो उसके बराबर है, तो पाकिस्तान क्या चीज़ है। जब उन्होंने पाकिस्तान पे अटैक किया तो पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स आया उस पे सारी दुनिया ने देखा कि भाई ये तो ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट है जो कुछ नज़र आता है उससे। ठीक है, तो अब दुनिया की आंखें खुली हैं कि भाई हमने इन्वेस्टमेंट इनमें की थी, लेकिन ये तो उस काबिल नहीं है जो हम नालायक समझ रहे साबित थे। तो इसलिए आपने देखा कि 10 तारीख को 9 तारीख तक तो दुनिया कह रही थी कि जी खुद ही सेटल खुद ही करें, settle खुद ही कर बात करें, खुद ही जो करना करें। फिर हमने कर लिया। हमने कर लिया तो 10 तारीख को फिर लोग भागे आए कि रोको भाई रोको, सब ये ना करो, बिकॉज द रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन जो पाकिस्तान ने सेट किया था दैट वाज टू हाई देन एवर एक्सपेक्टेड। इंडिया ने भी वो एक्सपेक्ट नहीं किया था और शायद बाकी दुनिया ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने हाई रेट से डिस्ट्रक्शन पाकिस्तान करेगा। ये कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान का जवाब इतना स्ट्रांग होगा, वो कैलकुलेटेड और मेजर्ड समझ रहे थे, लेकिन जब रिस्पांस गया तो अचानक उनकी आंखें खुली हैं तो कुछ का कुछ हो गया। ठीक है, तो अभी का ये एपिसोड तो यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में मैंने आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें एडमिरल साहब पूछनी है। एक तो ये कि जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन किया कि इन्होंने अटैक नहीं किया, उस अटैक ना करने की कोर रीज़न क्या थी, एक तो ये ज़रा आप बताइएगा। और दूसरा जो मेन क्वेश्चन होगा कि खुदा न खास्ता दोबारा इंडिया को शरारत करने की कोशिश करता है, एक तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि करेगा या नहीं करेगा, और अगर करता है तो पाकिस्तान नेवी का रिस्पांस कैसा होगा, जवाब कैसा होगा, ये जंग कहां तक जाएगी और उसका नतीजा क्या होगा। तो नाजरीन ये वाला एपिसोड अभी यहीं तक, नेक्स्ट एपिसोड देखना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। आपको पता चलेगा आपकी नेवी कितनी स्ट्रांग है और आपको यह भी पता चलेगा कि दोबारा खुदा न खास्ता अगर हमारे इस बॉर्डर को खोलने की कोशिश करता है इंडिया तो पाकिस्तान क्या जवाब देने जा रहा है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।